नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, पिछले 2-4 दिन में मैंने गुप्त काल के ऊपर 2 वीडियोस डाली थी और उसी क्रम में आज गुप्त काल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक स्कंदगुप्त के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। स्कंदगुप्त ने 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन किया था और 455 ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के उपरांत वह गद्दी पर आया था। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल काफ़ी लंबा था। उसने लगभग 314 ईस्वी से 445 ईस्वी तक शासन किया था और या 455 ईस्वी तक हम कह सकते हैं कि उसने शासन किया था। काफ़ी लंबा उसका शासनकाल था। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तिथियां देते हैं, लेकिन जो ऐसा माना जाता है कि उसका जो शासनकाल था वो 455 ईस्वी ही था, क्योंकि हमें जूनागढ़ में से एक अभिलेख प्राप्त होता है। उस अभिलेख से अगर हम तिथि निर्धारण करें तो हमें ये पता चलता है कि स्कंदगुप्त 455 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। तो इससे ये अनुमान होता है कि कुमारगुप्त प्रथम ने 455 ईस्वी तक शासन किया होगा। फिलहाल मित्रों, शिलालेखीय साक्ष्यों से हमें यह भी पता चलता है कि कुमारगुप्त का शासनकाल वैसे तो शांतिपूर्ण था, लेकिन उसके शासनकाल के अंतिम दिनों में गुप्त साम्राज्य के समक्ष 2 बहुत ही गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत हुई। पहली जो चुनौती थी उसका पता हमें स्कंदगुप्त के ही भीतरी अभिलेख से लगता है। भीतरी अभिलेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पुष्यमित्रों ने बहुत अधिक धन और शक्ति इकट्ठी कर ली थी और उन्होंने गुप्त साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। और ऐसा उस अभिलेख में कहा गया है कि कुछ समय के लिए गुप्त वंश की कुल लक्ष्मी विचलित हो गई थी। तो इस तरह से निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर विद्रोह रहा होगा, लेकिन स्कंदगुप्त ने बहुत ही बहादुरी से इस चुनौती का मुकाबला किया और पुष्यमित्रों को उसने पराजित किया। अब ये पुष्यमित्र कौन थे, इसके विषय में अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। इतिहासकार अभी यह निश्चित नहीं कर पाए हैं कि ये पुष्यमित्र कौन थे ठीक तरह से। और दूसरी चुनौती जो थी वो अधिक गंभीर थी। दूसरी चुनौती जो थी वो चुनौती थी हूणों के आक्रमण की। हूण, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही बर्बर जाति थी, मध्य एशिया की तरफ से आती थी वो, और उसने जो है वो हूणों ने बहुत सारे राज्यों को तबाह किया था, वीरान किया था। तो पश्चिमोत्तर भारत में हूणों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था और लेकिन स्कंदगुप्त ने बहुत ही वीरतापूर्वक इस कठिनाई का भी, या आप कह सकते हैं कि इस चुनौती का भी मुकाबला किया और उसने हूणों को पराजित किया। जैसा कि अभिलेखों से पता चलता है कि उसके भीषण युद्ध से सारी पृथ्वी कंपित हो गई। हूण हार कर भाग गए और इस प्रकार गुप्त वंश की प्रतिष्ठा के ऊपर स्कंदगुप्त ने कोई आंच नहीं आने दिया। तो इस तरह से मित्रों हम देखते हैं कि अपने युवराज काल में ही स्कंदगुप्त ने अपनी महानता का, अपनी वीरता का, अपनी दृढ़ता का, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दे दिया था। तो जैसा अभी हमने ऊपर कहा कि 455 ईस्वी में लगभग वो गद्दी पे आया, क्योंकि जैसा कि जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि वो लगभग 455 ईस्वी के आसपास गद्दी पर आया रहा होगा। और यही तिथि विद्वान लोग
मानते हैं और उसने 467 ईस्वी तक शासन किया। तो इस प्रकार उसने केवल 12 वर्षों तक शासन किया। कुमारगुप्त प्रथम ने बहुत लंबे समय तक शासन किया था और इस प्रकार हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि चूंकि कुमारगुप्त प्रथम ने बहुत लंबी अवधि तक शासन किया था, इसलिए स्कंदगुप्त काफी लंबे समय तक युवराज रहा होगा और युवराज के रूप में उसकी जो उपलब्धियां थीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण थीं और संभवतः कुमारगुप्त के लंबे शासनकाल और शांतिपूर्ण शासनकाल का रहस्य स्कंदगुप्त की वीरता में ही छिपा हुआ है। दोस्तों, यह बड़ी विचित्र बात है कि जो बाद के या परवर्ती काल के जो राजकीय अभिलेख हैं उनमें जो गुप्तों की राजवंशावली दी गई है, उस राजवंशावली में जो राजाओं की सूची दी गई है उसमें से स्कंदगुप्त का नाम छोड़ दिया गया है। हूणों तो एक अभिलेख के अनुसार हूणों के विरुद्ध स्कंदगुप्त के सफल अभियान से लौटने के पहले ही कुमारगुप्त की मृत्यु हो गई थी और तो कुमारगुप्त जो है वो बहुत वृद्ध हो चुका था और तो उपर्युक्त अभिलेख में यह भी वर्णन हमें मिलता है कि किस प्रकार से स्कंदगुप्त ने लौटकर अपनी माँ को अपनी हूणों के विरुद्ध अपने महान विजय की सूचना दी थी। और यह भी विचित्र बात है कि स्कंदगुप्त ने अपने शिलालेख में अपनी माँ का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसके अलावा एक राजकीय अभिलेख में जो स्कंदगुप्त के राज्यारोहण के तुरंत बाद तैयार किया गया था, उस राजकीय अभिलेख में यह वर्णन किया गया है कि प्रभुसत्ता की देवी ने खुद अपनी मर्जी से पति के रूप में स्कंदगुप्त का वर्ण किया, जबकि क्रमशः उसने अन्य सारे राजकुमारों को छोड़ दिया था। तो इससे यह पता चलता है कि संभवतः स्कंदगुप्त को हो सकता है कि कुछ उत्तराधिकार वगैरह का युद्ध लड़ना पड़ा हो या मतलब उसे थोड़ा संघर्ष करना पड़ा हो। ऐसा इतिहासकारों का अनुमान है कि हो सकता है कि स्कंदगुप्त जो है वो अपने पिता का ज्येष्ठ पुत्र न रहा हो। और यह भी कहा गया है कि संभवतः यह युद्ध उसने अपने बड़े भाई पुरगुप्त के साथ किया होगा। पुरगुप्त के साथ उसका उत्तराधिकार का युद्ध हुआ होगा, ऐसा इतिहासकारों का अनुमान है। इसी तरह से डॉक्टर दिनेश चंद्र सरकार का ये कहना है, उन्होंने अपना विचार रखा है कि इस युद्ध में संभवतः स्कंदगुप्त का कोई मामा भी उसके विरुद्ध लड़ा था। तो खैर जो भी हो, यह भी हो सकता है कि स्कंदगुप्त की माँ कुमारगुप्त की पटरानी नहीं रही होगी और गद्दी का जो वैध उत्तराधिकारी रहा होगा कोई और रहा होगा। तो गद्दी का वैध उत्तराधिकारी न होने के कारण स्कंदगुप्त को गद्दी के दूसरे दावेदारों के साथ या दूसरे प्रतिद्वंदियों के साथ युद्ध लड़ना पड़ा होगा। और गद्दी के लिए चाहे संघर्ष हुआ हो अथवा नहीं हुआ हो, हम ये देखते हैं कि स्कंदगुप्त का जो अधिकतर समय था वो युद्धों में ही बीता। संभवतः उसके भाग्य में शांतिपूर्ण शासन नहीं था, शांति उसके भाग्य में नहीं थी और निरंतर युद्धों में ही जो है उसने अपना जीवन बिताया। गद्दी पर बैठते ही उसे अपने दुश्मनों से लोहा लेना पड़ा। तत्कालीन अभिलेखों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि उसे म्लेच्छों का मुकाबला करना पड़ा। ये म्लेच्छ कौन थे? संभवतः ये म्लेच्छ जो है हूणों के लिए ही म्लेच्छ शब्द का प्रयोग किया गया हो या और अन्य विदेशी जातियों के लिए भी
प्रायः भारतीय जो थे वो म्लेच्छ शब्द का प्रयोग किया करते थे। तो उसके अभिलेखों में इस बात का उल्लेख है कि उसे म्लेच्छों का मुकाबला करना पड़ा, किंतु इन युद्धों का ब्यौरा नहीं दिया गया है अभिलेखों में। तो निश्चित रूप से हमें सिर्फ केवल इतना ही मालूम है कि अपने राज्यकाल में किसी समय उसे हूणों के आक्रमण का मुकाबला करना पड़ा था। 5वीं शताब्दी के मध्य में हूणों की एक शाखा ने, जो कि एफ्थेनाइट्स या श्वेत हूण के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने आमू दरिया की घाटी पर कब्जा कर लिया था और फारस तथा भारत दोनों पर उनके आक्रमणों का संकट गहरा गया था, संकट छा गया था। तो उन्होंने गांधार राज्य पर अधिकार करके वहाँ एक बहुत ही क्रूर शासक को जो है गांधार में उन्होंने गद्दी पर बैठाया। तो संभव है कि ये हूण भारत की सीमा के अंदर भी बढ़ आए हों और गुप्त साम्राज्य के लिए भयानक खतरा बन गए हों। स्कंदगुप्त ने तो इन दुश्मनों से अपने साम्राज्य की रक्षा तब की थी जब वह युवराज था, जैसा कि अभी हमने ऊपर चर्चा की। कुमारगुप्त के शासनकाल के अंतिम दिनों में उसने हूणों का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया था। तो इस नए खतरे ने, जो पहले से शायद ज़्यादा बड़ा था, एक बार फिर इस नए खतरे ने उसके शौर्य की, उसके वीरता की परीक्षा ली, उसके पराक्रम की परीक्षा ली और उसके पराक्रम को कसौटी पर रखा। लेकिन इस बार भी, जैसे कि उसने युवराज रहते हुए हूणों का मुकाबला किया था, तो शासक रहते हुए भी उसने उतनी ही सफलता प्राप्त की। यद्यपि युद्ध बहुत भयंकर था, तथापि हूण बुरी तरह पराजित हुए और उसके बाद गुप्त साम्राज्य, उसका इतना भय छा गया था स्कंदगुप्त का आक्रमणकारियों में कि उसके बाद गुप्त साम्राज्य तकरीबन आधी शताब्दी तक विदेशी लूटपाट से मुक्त रहा। तो हूणों के विरुद्ध स्कंदगुप्त की जो महान सफलता थी, हूणों के विरुद्ध जो उसने पराक्रम दिखाया था, हूणों के विरुद्ध जो उसने शौर्य प्रकट किया था, तो उसकी इस वीरता ने, उसकी इस पराक्रम ने उसका नाम गुप्त काल के इतिहास में ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में एक विजेता के रूप में, एक महान सेनानी के रूप में अमर कर दिया है। उसके गद्दी पर आने से कुछ समय पूर्व हूणों ने यूरोप के ऊपर अपना प्रभुत्व, यूरोप के बहुत सारे हिस्सों पे उन्होंने अपना प्रभुत्व जमा लिया था, कायम कर लिया था और इन बर्बर आक्रमणकारियों के आगे शक्तिशाली रोमन साम्राज्य भी कांपने लगा था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो हूणों का नेता अत्तिल था, जिसकी मृत्यु 453 ईस्वी में हुई थी। रावेन और कस्तुनतुनिया, ये कॉन्स्टेंटिनोपल जिसे हम कहते हैं, इन दोनों के राज दरबारों को एक साथ चुनौती देने की सामर्थ्य रखता था अत्तिल। और स्कंदगुप्त से पराजित होने के कुछ दिनों बाद ही हूणों ने फारस पर, जिसे आजकल हम लोग ईरान कहते हैं, तो फारस के ऊपर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया और वहाँ का जो फारस का जो शासक था उसका उन्होंने बेरहमी से कत्ल कर दिया। हूणों के गिरोह जहाँ भी जाते थे वहाँ वो बड़े बड़े सुंदर सुंदर नगरों को नष्ट कर देते थे, वहाँ लूटपाट करते थे, वहाँ कत्लेआम करते थे और चारों तरफ जो है एक भय और दहशत का वातावरण बना देते थे और बसे बसाए नगरों को उजाड़ देते थे, उनको वीरान बना देते थे। अगर इन सब बातों को ध्यान में रखा जाए तो सहज ही हम स्कंदगुप्त के विजयों का वास्तविक महत्व समझ सकते हैं कि उसका जो मुकाबला था वो मामूली शत्रु से नहीं था बल्कि बहुत ही भयंकर शत्रु से था और उन शत्रुओं को
उसने बहुत बुरी तरह से पराजित किया था। निश्चित रूप से हूणों के आक्रमण से मुक्ति पाने पर उसके विशाल साम्राज्य में लोगों को बहुत राहत मिली होगी, लोगों को का जो भय है वो समाप्त हो गया होगा, लोगों ने चैन की सांस ली होगी। और जैसा कि एक तत्कालीन अभिलेख में उस समय समकालीन अभिलेख में लिखा है कि समुद्रगुप्त का यशो ज्ञान बच्चे और बूढ़े सभी समान रूप से करते थे। तो निश्चित रूप से बच्चे और बूढ़े समान रूप से समुद्रगुप्त का यशोगान करते रहे होंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि स्कंदगुप्त ने एक क्रूर और बर्बर बला से भारत को मुक्ति दिलाई थी, अपने राज्य को, अपने देश को मुक्ति दिलाई थी, और भारत की जो सुरक्षा थी उसको उसने सुनिश्चित की थी। और इस वीरोचित कार्य के लिए उसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। तो इस वीरोचित कर्तव्य के बाद स्कंदगुप्त के लिए बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करना बहुत ही उचित था। अब जैसे उसने देवराज, विक्रमादित्य, क्रमादित्य आदि उपाधियां धारण की। और कहोम में एक अभिलेख मिला है जिसमें स्कंदगुप्त को शक्रोयन यानी कि इंद्र के समान, और आर्य मंजूश्री अर्थात आर्य मंजूश्री मूल कल्प में विधि धाख्य यानी अनेक नामों वाला नरेश कहा गया है। विविधाख्य यानी अनेक नामों वाला नरेश कहा गया है। तो इस तरह से उसकी ये उपाधियां ये बताती हैं, ये विरुद्ध ये बताते हैं कि वो कितना महान शासक था, कितना महान सम्राट था। स्कंदगुप्त के समय में दुष्कर सैनिक अभियानों के चलते साम्राज्य के जो आर्थिक संसाधन थे उन पे बहुत बोझ पड़ा। निश्चित रूप से जब निरंतर युद्ध चलते हों जिस साम्राज्य में, तो युद्ध में बहुत अधिक धन खर्च होता है, बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। और तो इसलिए जो है जनधन की जो क्षति होती है उससे राज्य के राजकोष पर भारी बोझ पड़ता है। तो निश्चित रूप से स्कंदगुप्त के समय में भी इन सैनिक अभियानों के कारण जो आर्थिक बोझ था वो गुप्त राजकोष पर पड़ा था। और इस बात का पता जो है हमें कैसे चलता है, इस बात का पता हमें स्कंदगुप्त के सिक्कों को देख करके चलता है। स्कंदगुप्त के जो सिक्के हैं उनमें अगर देखा जाए तो जो उसके पूर्ववर्ती सम्राट थे, उसके पूर्ववर्ती सम्राटों के हमें सोने के सिक्के बहुतायत में मिलते हैं, लेकिन स्कंदगुप्त के जो सोने के सिक्के हैं वो अपेक्षाकृत कम हैं, थोड़े हैं, और अधिकांशतः जो है उनमें एक ही प्रकार के हैं, उनमें विविधता नहीं है। तो उसके अलावा इस बात का एक बात और है कि सोने में हमें थोड़ी मिलावट दिखाई देती है। मतलब जैसे उसके पूर्ववर्ती शासकों के समय में विशुद्ध सोने के सिक्के जारी किए जाते थे, तो यहाँ पे हमें एक तो सिक्कों में कमी दिखाई देती है, दूसरे सिक्कों में एक रूपता है, उनमें विविधता नहीं है, साथ ही साथ उनमें खोट भी है, उनमें मिलावट भी है। तो यही कारण था कि उसके राज्यकाल में लगातार हम कह सकते हैं कि युद्धों का दबाव बना रहने से अर्थव्यवस्था पर इसका जो है बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत अधिक बोझ पड़ गया था, और तो इसके कारण जो है हम देखते हैं कि सिक्कों में थोड़ी खोट दिखाई पड़ती है हमें। और स्कंदगुप्त ने अनेक प्रकार के लोकोपयोगी कार्य भी किए और कराए। जूनागढ़ के पास गिरनार की पहाड़ी पर खुदे एक शिलालेख में उसके प्रांतीय शासक पर्णदत्त ने ऐसे कार्यों का हवाला दिया है, ऐसे कार्यों का उल्लेख किया है। गिरनार के शिलालेख में हमें जो है उससे ये पता चलता है कि उसने स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के बांध की
मरम्मत कराई थी। जैसा कि हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अशोक के समय में उसके राज्यपाल तुषास्प ने इस झील से नहर निकलवाई थी। और ये भी हमें पता चलता है कि 150 ईस्वी में उज्जैन का जो क्षत्रप था रुद्रदामन, उसने सुदर्शन झील के बांध की मरम्मत कराई थी, क्योंकि अतिवृष्टि के कारण जो है यह बांध टूट गया था और तो इसके कारण रुद्रदामन ने उसकी मरम्मत कराई थी। स्कंदगुप्त के समय में भी बहुत अधिक वर्षा होने के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया था और स्कंदगुप्त ने इसकी मरम्मत करवाई। तो इस बात का उल्लेख हमें मिलता है और यह उल्लेख हमें जो है जूनागढ़ से प्राप्त अभिलेख में मिलता है। और यह कहा गया है कि सौराष्ट्र का जो प्रांतीय शासक था स्कंदगुप्त के समय में, वो उसका नाम पर्णदत्त था। तो पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने बहुत सारा धन खर्च करके इस बांध की मरम्मत करवाई थी। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि पर्णदत्त के शिलालेख से हमें यह भी पता चलता है कि स्कंदगुप्त जो है वो एक बहुत ही उदार और बहुत ही लोकप्रिय शासक था और बहुत ही महान प्रशासक था। और उस अभिलेख को पढ़ने पर, उस शिलालेख को पढ़ने पर, पर्णदत्त के शिलालेख को जो हम पढ़ते हैं तो हमें गुप्त साम्राज्य की एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी छवि हमारे मन में आती है जो कि बहुत ही निश्चित रूप से बहुत ही शक्तिशाली रहा होगा, बहुत ही ताकतवर रहा होगा और बहुत ही अच्छे ढंग से प्रशासित रहा होगा, वहाँ सुशासन रहा होगा। और उसके इन कार्यों से, स्कंदगुप्त के इन कार्यों से यह पता चलता है कि उसके अंदर जन कल्याण की भावना कूट कूट करके भरी हुई थी। तो गुप्त साम्राज्य को हम देखें तो गुप्त साम्राज्य जो है वो स्कंदगुप्त के समय तक निश्चित रूप से अजेय था और काफ़ी विस्तृत था। गुप्त साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से लेकर के अरब सागर तक विस्तृत था और निर्विवाद रूप से इसके ऊपर जो शासन करने वाले शासक थे वो बहुत ही योग्य थे, बहुत ही कर्मठ थे, बहुत ही बहादुर थे और प्रजा का ध्यान रखने वाले शासक थे और उनके आदेशों का पालन उनके प्रांतीय अधिकारी पूरे मन से किया करते थे। यानी कि अगर स्कंदगुप्त के समय में भी हम देखें तो उसके जो प्रांतीय अधिकारी थे वो उसके मुट्ठी में रहते थे, उसके वश में रहते थे, कोई भी उसके खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत नहीं करता था। स्कंदगुप्त वैष्णव धर्मावलंबी था और दूसरे धर्मों के प्रति वह सहिष्णु था। उसने कभी किसी दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म का पालन करने से मना नहीं किया। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। यही कारण था कि वैष्णव धर्म, शैव धर्म और बौद्ध धर्म इत्यादि जो भी संप्रदाय थे, जो भी धार्मिक संप्रदाय थे, वो पूर्ववर्ती शासकों के भांति इस काल में भी फले फूले। और उसके समय में, स्कंदगुप्त के समय में सूर्य की भी पूजा की जाती थी। इंदौर के एक लेख से हमें यह पता चलता है कि वहाँ पर एक सूर्य मंदिर था। इसी तरह से कहोम लेख है। कहोम लेख से हमें यह पता चलता है कि मद्र नामक व्यक्ति ने 5 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की स्थापना की थी। कहोम स्तंभ पर जैन मुनियों की मूर्तियां उत्कीर्ण है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि वह एक धर्म सहिष्णु शासक था और दूसरे धर्मों का भी उसने आदर किया।
स्कंदगुप्त जो था वो अपने विशाल साम्राज्य की भली भांति देखभाल करता था। साम्राज्य के एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक वह स्वयं ही प्रांतीय शासकों की नियुक्ति करता था और साथ ही साथ उनके ऊपर नियंत्रण भी रखता था। इस साम्राज्य की जड़ें इतनी मजबूत थीं, इतनी गहरी जमी हुई थीं कि आंतरिक आघातों कभी कभी आंतरिक आघातों के बावजूद भी वो स्थिर रहीं और इनसे भी अधिक जो उग्र और दुर्जय हूण थे उनके आक्रमण भी जो है वो इस साम्राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने में सफल नहीं हो सके, इस साम्राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने में असमर्थ रहे। तो तकरीबन एक शताब्दी तक, जब तक मतलब गुप्त काल के जो महत्वपूर्ण शासक थे, तो एक शताब्दी से अधिक समय तक यह साम्राज्य हम कह सकते हैं कि आर्यावर्त की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में कायम रहा। और निश्चित रूप से इन महान शासकों ने भारत को केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गौरव प्रदान किया। सांस्कृतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी इन्होंने देश को मजबूत किया, राजनीतिक रूप से तो किया ही। जिस कवि ने 460 ईस्वी में 100 राजाओं के सम्राट स्कंदगुप्त के शांतिपूर्ण राज्यकाल का उल्लेख किया है, उसका वर्णन किया है, उसने जो कुछ भी उसके बारे में लिखा है, हो सकता है बहुत लोगों को अतिशयोक्ति लगे वो, लेकिन ऐसा लगता नहीं। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने अतिरंजित चित्र प्रस्तुत किया है स्कंदगुप्त के शासन का। हमारे लिए यह सोचना सर्वथा उपयुक्त है कि इस विशाल साम्राज्य के शांतिपूर्ण और समृद्ध वातावरण और सांस्कृतिक प्रगति में स्कंदगुप्त का योगदान अभूतपूर्व है। उसने भौतिक रूप से, नैतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा और उसको आगे बढ़ाया और अपनी मृत्यु तक उसने जो साम्राज्य अपने पूर्वजों से प्राप्त किया था उसको एकदम वैसे का वैसा ही रखा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नमस्कार, शुभ रात्रि।